क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन दिनों बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री के हों या फिल्म जगत से, अब ऑनलाइन कंटेंट बनाने में ज्यादा एक्टिव नजर आने लगे हैं। कहीं व्लॉग्स तो कहीं रील्स के जरिए वो अपनी पर्सनल लाइफ की परतें लगातार सोशल मीडिया पर खोलते जा रहे हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो सेलिब्रिटी हैं, इसलिए रेलिवेंट बने रहना चाहते हैं, आपकी नज़र में टिके रहना चाहते हैं, खबरों में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। पर क्या वजह सिर्फ इतनी है या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी को समझेंगे। आखिर सेलिब्रिटीज क्यों इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ में लगे हैं, जबकि दूसरी ओर इन्फ्लुएंसर्स की चाहत खुद सेलिब्रिटी बनने की है? और इस पूरी दौड़ में असल कमाई किसकी और कितनी है? नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। दुनिया की आबादी करीब 8 अरब है। इसमें से लगभग 5.5 अरब लोगों के पास इंटरनेट और सोशल मीडिया की सुविधा मौजूद है। और इन्हीं में से करीब 10 करोड़ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में आते हैं। 10 करोड़। आप खुद कितने इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं? 10, 20, 50, शायद 100 या 150। लेकिन इन 10 करोड़ क्रिएटर्स का कंटेंट तो आप कभी नहीं देख सकते। और दिलचस्प बात यह है कि ये लगातार संख्या बढ़ ही रही है। गोल्डमैन एंड सैक्स ने 2 साल पहले इन्फ्लुएंसर्स की संख्या लगभग 5 करोड़ बताई थी, जो अब महज 2 साल में दोगुनी हो चुकी है। और साफ है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और ऊपर जाने वाला है, क्योंकि नौकरी में कटौती और आर्थिक अस्थिरता के माहौल में यह करियर विकल्प लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान और अट्रैक्टिव लगता है। अमेरिका में हर 1000 इंस्टाग्राम यूजर्स पर लगभग 14 कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, जबकि भारत में यह संख्या सिर्फ 1.5 के आसपास है। यानी साफ है कि भारत में बाजार अभी भी बेहतरीन ग्रोथ की गुंजाइश रखता है। यही वजह है कि आने वाले सालों में लाखों नए क्रिएटर्स उभर सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं ऐसा। सोशल मीडिया कंपनियों ने एक दिलचस्प मॉडल बनाया है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। यानी आप अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार कंटेंट डालते रहिए और बदले में एल्गोरिदम आपको कमाई का मौका देता रहेगा। इंस्टाग्राम पर अगर आपकी रील 1 मिलियन व्यूज पार कर गई है तो आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। वहीं यूट्यूब पर लंबा वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें ज्यादा एड्स चलेंगे और कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत भर है। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट सालाना करीब $8.5 करोड़ की कमाई करते हैं। हाई अर्निंग इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट देखें तो इसमें से ज्यादातर आपको युवा चेहरे मिलेंगे, जिसमें दुनिया भर के युवाओं की ये उम्मीद इनको देख करके फॉलो करने की बढ़ती है कि इसमें हम करियर बना सकते हैं। क्योंकि ये क्रिएटर्स अब केवल वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि मुकम्मल बिजनेस मॉडल वाले एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इन्फ्लुएंसर्स की कमाई आती कहां से है। पहला जरिया है प्लेटफॉर्म आधारित एड रेवेन्यू। यानी जब कोई दर्शक आपका वीडियो देखता है तो आपका वीडियो शुरू होने से पहले या बीच में वहां पर एड चलते हैं, तो उनसे होने वाली कमाई का एक हिस्सा क्रिएटर को मिलता है। इसलिए अगर किसी क्रिएटर के वीडियोस पर स्ट्राइक लग जाए तो YouTube सबसे पहले उनका मोनेटाइजेशन बंद करता है, जिससे उनकी आमदनी पर बहुत असर पड़ता है। दूसरा तरीका है स्पॉन्सर्ड कंटेंट का। आपने अक्सर देखा होगा कि कई यूट्यूबर्स अपने वीडियो की शुरुआत में कहते हैं कि आज हमारे स्पॉन्सर हैं सो एंड सो। इसका मतलब है कि कंपनी ने उन्हें पैसे दिए हैं और इसके बदले क्रिएटर को वीडियो में 1 से 1.5 मिनट के बीच में उस कंटेंट के बारे में या उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। अब ये पूरी तरह आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप उसे एक पारंपरिक टीवी ऐड की तरह देखते हैं या सच में मानते हैं कि भाई आपका फेवरेट क्रिएटर किसी ब्रांड की तारीफ कर रहा है तो जाहिर होगा कि वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप चाहे जैसे सोचिए, पर हकीकत यह है कि क्रिएटर और ब्रांड का रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील है। ब्रांड को अपनी बात आप तक पहुंचानी है और क्रिएटर को उससे पैसा कमाना है। इसे एक क्लासिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, जहां दोनों पक्षों का फायदा ही फायदा। कई बार इसे स्पॉन्सरशिप कहने के बजाय आप ब्रांड कोलैबोरेशन बोल देते हैं, जिसका मतलब है कि क्रिएटर न सिर्फ प्रोडक्ट का जिक्र करेगा बल्कि उसे इस्तेमाल करके भी दिखाएगा। ये काम कभी बहुत महीन तरीके, सटल तरीके से किया जाता है, तो कभी बिल्कुल एकदम खुलेआम। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भाई उस डील की कीमत कितनी मिल रही है क्रिएटर को। भारत में लगभग 90% क्रिएटर्स की कमाई इसी तरह के ब्रांड डील से आती है। डील उसी तरह से जैसे पहले टीवी के एड्स में ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ को आप लक्स साबुन का प्रचार करते हुए देखते थे, लेकिन क्या वे सच में उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती होंगी? आप खुद समझ सकते हैं। इस तरह ही पान मसाला ब्रांड्स के विज्ञापन बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, पर क्या वास्तव में वो पान मसाला खाते होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। इसी कैटेगरी में आता है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी जब क्रिएटर कहता है कि इस प्रोडक्ट का लिंक आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जितनी बार आप उस पर क्लिक करेंगे या उससे खरीदारी करेंगे तो क्रिएटर को हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें से कमीशन मिलता रहता है।
अब जरा कमाई के एक और नए ट्रेंड पर आते हैं, इसका नाम है डोनेशन। सोचिए, अगर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं और मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो हर कोई अगर मुझे वीडियो पर महज 5 रुपए भी दे तो एक वीडियो से ही मैं पूरे 50 लाख रुपए तक कमा सकता हूं। मतलब बिल्कुल साफ है और डील बिल्कुल भी बुरी नहीं है। इस तरह से कुछ क्रिएटर्स हैं जो अपना कंटेंट केवल चुनिंदा दर्शकों के लिए रखना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल को अपनाते हैं। वो इनका कंटेंट एक तरह से पे वॉल के पीछे होता है। आइडिया सिंपल है कि आप बहुत थोड़ी सी फीस रखिए, जैसे कि 100 या 50 रुपए, तो भी अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। यूजर को लगता है कि अरे 50 रुपए तो हैं, लेकिन भारत में अभी भी ये मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लोग अभी भी फ्री वाला कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स इस सिस्टम को सही तरह से चला भी पा रहे हैं। अब बात करते हैं अगले लेवल की, जहां मर्चेंडाइज और पर्सनल ब्रांड्स आते हैं। अब आपकी पॉपुलैरिटी अगर थोड़ी सी स्थिर हो जाती है तो आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। जैसे पॉपुलर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला ने अपना लॉन्जरी ब्रांड निकाला है। लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, मार्केट में आपका नाम और तेजी से फैलेगा। फिर आपको इवेंट्स में बुलाया जाएगा और उसके लिए भी आप अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। यही एक पूरा ग्रोथ साइकिल बन जाता है, जिससे ज्यादा इवेंट्स उसकी उतनी ज्यादा विजिबिलिटी, और जितनी ज्यादा विजिबिलिटी उतनी ज्यादा आपकी कमाई। और देखते ही देखते आप इन्फ्लुएंसर से सीधे सेलिब्रिटी लेवल पर पहुंच जाते हैं, यानी मिशन हो गया आपका कंप्लीट। अब एक सवाल ये कि आखिर सारी कमाई किस पर बेस्ड है? जवाब सीधा है आपके फॉलोअर्स की संख्या पर। फॉलोअर्स के आधार पर ही क्रिएटर्स की क्लास तय होती है। बिल्कुल जैसे कि यूट्यूब अलग अलग माइलस्टोन पर आपको अलग अलग कलर का बटन भेजता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्ले बटन। कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत में अगर आप 1000 से 10,000 फॉलोअर्स के बीच हैं तो आप कहलाएंगे नैनो इन्फ्लुएंसर। अगर आप 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स के बीच में हैं तो आप कहलाएंगे माइक्रो इन्फ्लुएंसर। अगर आपके फॉलोअर्स 50,000 से 2.5 लाख के बीच में हैं तो बधाई हो, आप बन गए हैं मिड टीयर इन्फ्लुएंसर। और 2.5 लाख से 10 लाख के बीच अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप कहलाएंगे मैक्रो इन्फ्लुएंसर। और जैसे ही आप 10 लाख से ऊपर पार करते हैं अपने फॉलोअर्स की संख्या, तो आप ऑफिशियली बन जाते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर, यानी डिजिटल सेलिब्रिटी। और गेम का सबसे बड़ा नियम, जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतनी ज्यादा आपकी कमाई। अब चलते हैं उस रियलिटी पर जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। देखिए, नैनो इन्फ्लुएंसर्स महीने में किसी तरह से मुश्किल 10,000 रुपए तक कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंस्टाग्राम पोस्ट का पता है कितना चार्ज करते हैं? सीधे 20 से 25 लाख डॉलर्स एक फोटो का, और उनकी कमाई करोड़ों में हो जाती है। फिर सवाल आता है कि जब सेलिब्रिटी पहले से इतने बड़े हैं, उनके पास इतने पैसे हैं, तो वो कंटेंट क्रिएशन में क्यों कूद पड़े हैं? तो इसका सीधा जवाब है, कोविड के बाद से पूरा गेम बदल चुका है। कोविड के बाद ऑडियंस बिखर गई, टीवी के व्यूअरशिप गिर गई है, खास करके युवाओं में, जेनजीज में। थिएटर का पहले जितना क्रेज था अब उतना नहीं रहा, क्योंकि अब हर चीज आपके फोन में वीडियोस के रूप में, ओटीटी के रूप में, पॉडकास्ट के रूप में, रील्स के रूप में मौजूद है। मतलब जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी वैल्यू है। इसलिए आजकल सेलिब्रिटी हर जगह दिख रहे हैं, कभी किसी पॉडकास्ट में, कभी किसी ब्लॉग में, कभी अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हुए। सिंपल सी बात है, आपके फोन तक पहुंचना अब सरवाइव करने का एक सबसे बड़ा जरिया है, चाहे वो फेम के लिए हो या फिर कमाई के लिए। अब जरा इंस्टाग्राम की बात करें। भारत में इंस्टाग्राम हर महीने 2 अरब एक्टिव यूजर्स आते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स के लिए इंस्टा एक तरह का गोल्ड माइन भी है। यूट्यूब की तरह लंबे और रिसर्च वाले हैवी वीडियोस आपको यहाँ बनाने नहीं पड़ते। छोटी छोटी रील्स आपको बनानी है, क्रिस्प वीडियोस, मेहनत कम रहेगी और वायरल आप ज़्यादा होंगे। ऊपर से देखने पर लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी एक नई चीज़ है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ज़रा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब मीडिया की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ रेडियो और अखबार होते थे। रेडियो पर गिने चुने लोग ही बोलते थे, उनकी आवाज़ को पूरा देश सुनता था। लोग वही बोलने लगते थे, वही गाने लगते थे जो उनके पसंदीदा रेडियो प्रेजेंटर बोलते थे। उन्हें चिट्ठियां लिखते थे, उनकी बात से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते थे। यानी यही लोग असल में पहले इन्फ्लुएंसर थे। इंटरनेट ने आते आते पूरी लेगेसी मीडिया को ही हिला कर रख दिया। जहां पहले एडिटोरियल्स पढ़े जाते थे अखबारों में, वहां अब ब्लॉग्स हैं। जहां रेडियो हुआ करता था वहां आज पॉडकास्ट ने उसकी जगह ले ली। और टीवी और सिनेमा, अब उनकी जगह आप व्लॉग्स, रील्स और शॉर्ट वीडियो देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग इन्फ्लुएंसर बन पाते थे, लेकिन आज जिसके हाथ में फोन है वो गेम में उतर सकता है। यही वजह है कि पिछले 10 साल में ये ग्राफ सीधा ऊपर गया है। 2015 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू सिर्फ $1 बिलियन थी और आज वो $33 बिलियन की बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी दिन सोशल मीडिया बंद हो जाए, क्रैश हो जाए, तो क्या पूरी इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी ढह जाएगी?
तो नेपाल तो आपको याद ही होगा, लेकिन अकेला नेपाल नहीं, अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ है। उत्तर कोरिया में तो बुनियादी रूप से सभी बंद है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर कर दिया गया है सरकार के द्वारा। कई और ऐसे देश हैं जहां ऐसी सख्ती लाने की कोशिश हो रही है। चीन में तो फेसबुक और ट्विटर जैसी चीजें चलती ही नहीं है, वहां सब कुछ अपनी लोकल ऐप्स हैं और वो भी कड़े नियमों के साथ। लेकिन जहां बाकी दुनिया सोशल मीडिया को रोकने की कोशिश कर रही है, वहीं भारत में चीजें एकदम उल्टी दिशा में चल रही हैं। यहाँ इन्फ्लुएंसर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि वो तो पॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। भारत में इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स तक मौजूद हैं, जो कि सरकार के द्वारा से शुरू किए गए हैं। और देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर कौन है आपको पता है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके पास मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर का खिताब तक है। युवाओं तक पहुंचने के लिए मोदी सरकार हर साल हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती आई है, एकदम नए तरीके से। यहां तक कि अब तो डेटा ये तक कह रहा है कि भारत में नेता पत्रकारों से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पत्रकार मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता। और इसी वजह से हम जैसे पत्रकारों पर इन्फ्लुएंसर स्टाइल में इंटरव्यू करने का प्रेशर होता है। तो इस नजरिए से देखें तो भारत में इंटरनेट या सोशल मीडिया के बंद होने का कोई डर नहीं है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी अभी भी नई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज लगभग 25 लाख डिजिटल क्रिएटर्स भारत में एक्टिव हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10% यानी करीब 2.5 लाख लोग ही वास्तव में अच्छी कमाई कर पा रहे हैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन से। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनने की राह पर हैं तो मौका आपके पास है, क्योंकि आपके पास फोन है। बस याद रखिए, हर इंडस्ट्री की तरह यहाँ भी करोड़ों सिर्फ कुछ लोग ही कमा पाएंगे, हर कोई नहीं। और हाँ, आपके हाथ में एक और जिम्मेदारी है कि किस तरह का कंटेंट आप सोशल मीडिया पर पुश करना चाहते हैं। उसके एथिक्स क्या होंगे आप खुद तय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई स्पॉन्सर है और ना ही कोई कोलैब। हम सिर्फ आपके व्यूज और कमेंट्स पर ही चलते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।